आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो जीवधारियों में पोषण की विधियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जो पहला पोषण होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। जो प्रकाश संश्लेषी होता है इसमें जो हरे पौधे होते हैं वो पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। परिभाषा के रूप में पौधे पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इसे कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम C6H12O6, 6O2 और 6H2O। तो ये है आपके प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शंस। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है सामान्य रूप से ये पत्तियों में पाए जाने वाले जो पर्णहरिम होते हैं उन्हीं में होता है, अर्थात साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मुख्य रूप से होती है वो आपकी पत्ती होती है, या पौधे का हर वो भाग जिसमें पर्णहरिम पाया जाए वहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपकी पौधे की पत्ती वाले भाग में होता है, और पर्णहरिम जो होते हैं पत्तों की जो मेसोफिल सेल्स होती है उन्हीं वाले भाग में ये बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं स्थानों पर होती है। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसकी क्रियाविधि होती है, अर्थात ये कौन कौन से चरणों से होकर के शुरू होती है और कौन कौन से चरणों पर जा कर के ख़त्म होती है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है हम इसको मुख्य रूप से दो टाइप से में बांट सकते हैं। पहला है प्रकाश अभिक्रिया या हिल रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन चक्र, इसको डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला था प्रकाश अभिक्रिया या हिल रिएक्शन, दूसरा था अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन चक्र। तो इसमें पहले हेडिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है आपकी प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हिल। उन्होंने ही इस अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था और इस आधार पर इस अभिक्रिया का नाम हिल रिएक्शन रखा गया था। और हिल रिएक्शन जो होता है सामान्य रूप से यह प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम या ग्रेना होता है उसी ग्रेनम या ग्रेना वाले पार्ट में यह अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है प्रकाश अभिक्रिया। और इसमें जो है जो सूर्य का प्रकाश होता है या प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और जब कभी भी जो है हरे पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तो हम उसको एक विशेष नाम देते हैं और वो नाम होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश को अवशोषित करके जो पर्णहरिम होते हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। प्रकाश को अवशोषित करके जो पर्णहरिम होते हैं वो ऊर्जान्वित या एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जब एनर्जेटिक हो जाते हैं तो ये उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं यानी मुक्त करते हैं। तो ये थी आपकी प्रकाश अभिक्रिया, शॉर्टकट में याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होने वाली वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है अथवा जो ग्रेनम वाले पार्ट में होती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इससे संबंधित जो अभिक्रिया होती है उसी को कहा जाता है प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन होते हैं इसमें भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन्हें 4 चरणों में बांटते हैं। इन 4 चरणों में सबसे पहला जो चरण होता है उसमें सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करके जो हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरिम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं।
तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवक ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं और एडीपी से एटीपी बनता है। तो पहले स्टेप में कन्वर्जन क्या होता है, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात यह है कि सक्रिय जो पर्णहरिम होते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं और जब जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं तो ये जल को H+ और OH- आयन में तोड़ देते हैं। इसी क्रम में तीसरा जो स्टेप होता है, अब जल का जो है प्रकाश अपघटन होता है और इस जल के प्रकाश अपघटन होने से जो OH- आयन उत्पन्न होते हैं वो आपस में परस्पर मिल कर के जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। 4OH ये जो है आपके 2H2O और O2 में टूट जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया का जो चौथा और अंतिम चरण होता है, उस चरण में जो घटनाएं घटित होती हैं उसका विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है कि जो जल में प्रकाश अपघटन होता है उनसे जो मुक्त H+ आयन होते हैं, प्रोटॉन जो ग्राही होता है, प्रोटॉन ग्राही का मतलब होता है कि जो प्रोटॉन को ग्रहण करता हो। H+ आयन प्रोटॉन ग्राही NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है और इस अपचयित NADPH2 से जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। यानी प्रकाशिक अभिक्रिया का जो अंतिम चरण होता है उसमें जब जल का प्रकाश अपघटन होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल टूटता है H+ और OH- आयन में। अब जो H+ आयन होता है वो NADP को NADPH2 में अपचयित करता है और जब अपचयित हो कर देता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित होते हैं, अर्थात निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड कंडीशन में होते हैं और वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ऊर्जा रिलीज़ करते हैं। अब जो है जो ऊर्जा रिलीज़ करते हैं अर्थात इस मुक्त ऊर्जा को ADP के अणुओं में एक उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट समूह बंध के रूप में जोड़कर ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। अर्थात ADP में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को एक फास्फेट समूह के रूप में ADP में जोड़ दिया जाता है। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 फास्फेट समूह है तो ADP है, 3 फास्फेट समूह है तो ATP है। तो ADP में 2 फास्फेट समूह मौजूद होता है, उसमें एक फास्फेट समूह और जोड़ लिया जाता है। अर्थात ADP में जब एक फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो वो ATP में चेंज हो जाता है। इस तरह से ADP में जो एनर्जी होती है वो फास्फेट समूह के रूप में उसको जोड़ करके ATP के रूप में उसको स्टोर कर लिया जाता है। अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है। 4H+ आयन आपका है, 2 NADP है और ये जो है अपचयित होकर के 2 NADPH2 में चेंज हो जाता है। अब जो ATP होता है ADP, इसमें 2 फास्फेट समूह है, एक और फास्फेट समूह को जोड़ देंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। जब 3 फास्फेट समूह हो जाता है तो ADP ATP कहलाता है, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फास्फेट समूह है, इसमें 2 फास्फेट समूह है, 2 फास्फेट समूह में 1 फास्फेट समूह को जोड़ा गया, अर्थात अब जो बनने वाला उत्पाद होगा उसमें कुल 3 फास्फेट समूह होगा और इसी रूप में एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड हो जाती है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें से जब एनर्जी निकलती है तो ये ATP जो होता है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ADP से ATP और ATP से ADP, इसको जैव ऊर्जा का शटल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है चूँकि हम प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ADP से जब ATP बनता है, ADP से जब भी ATP बनेगा तो प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, प्लस ADP में एक फास्फेट समूह को जब जोड़ेंगे तभी ATP बनेगा। तो जो है प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP के बनने की जो घटना है उसी को कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। तो अगर फोटोफास्फोराइलेशन पूछा जाता है तो सिंपल टर्म में बता दीजिएगा कि ADP से ATP के बनने की जो क्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसी को हम फोटोफास्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। अब जो है प्रकाश अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के बाद प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा स्टेप है जिसको हम डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन चक्र, अंग्रेजी में कहते हैं डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्लैकमैन। इन्होंने सर्वप्रथम अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन साइकिल के बारे में अध्ययन किया था। सामान्य रूप से अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो हरित लवक का जो स्ट्रोमा वाला जो पार्ट होता है, याद रखिएगा, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो आपकी स्ट्रोमा में होती है। तो स्ट्रोमा वाला जो भाग होता है उस भाग में जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है और इसमें ATP और NADPH2 द्वारा CO2 का अपचयन किया जाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत होती हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें क्या घटना घटित होती है? ATP और NADPH2 द्वारा CO2 का अपचयन होता है, यानी CO2 का अपचयन किया जाता है किनके द्वारा? ATP और NADPH2 के द्वारा, और फाइनली आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन चक्र जो है इसका कुछ स्टेप है या कुछ इसके चरण हैं। चरण में पहले चरण के बारे में देखा जाए कि पहला जो चरण होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया का वो किस तरह से होता है। पहले चरण में CO2 कोशिकाओं में पहुंचती है और CO2 कोशिकाओं में पहुंचने के बाद राइबोलोज बाइफॉस्फेट से क्रिया करती है और फास्फोग्लिसिस एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है, CO2 + RuBP और प्रोडक्ट के रूप में 2 फास्फोग्लिसिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। चरण नंबर 2 में देखा जाए, फास्फोग्लिसिक एसिड है, ATP से अभिक्रिया करती है और प्रोडक्ट के रूप में 2 चीज़ें बनाती है, 1,3-डाई फास्फोग्लिसिक एसिड और ADP। अभिक्रिया दिए गए समीकरण के अनुसार होती है। फास्फोग्लिसिक एसिड और ATP दोनों अभिकारक के रूप में हैं और प्रोडक्ट 2 बन रहा है, 1,3-डाई फास्फोग्लिसिक एसिड और ADP। तीसरा जो चरण होता है इसमें 1,3-डाई फास्फोग्लिसिक अम्ल जो होता है वो NADPH2 से क्रिया करके 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। अभिक्रिया दिए गए रिएक्शन के अनुसार होती है। 1,3-डाई फास्फोग्लिसिक अम्ल या एसिड NADPH2 ये जो है कन्वर्ट हो रहा है 3PgAl 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड NADP और H3PO4। अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो चौथा चरण होता है उसका विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है कि जो चौथा चरण होता है उसमें जो है फास्फोग्लिसल्डिहाइड का अधिकांश जो अणु होता है वो कोशिका में उपस्थित फास्फेट मूलकों के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके राइबोलोज बाइफॉस्फेट में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो है CO2 के साथ दोबारा आवश्यकता पड़ने पर अभिक्रिया कर सके। जो अंतिम चरण होता है उसमें शेष जो बचा हुआ फास्फोग्लिसल्डिहाइड का अणु होता है उसके 2 अणु जो होते हैं परस्पर मिलते हैं आपस में और मिल करके फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट शुगर का निर्माण करते हैं और यही जो फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट शुगर होता है विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप अंत में ग्लूकोज में बदल जाता है। फास्फोग्लिसल्डिहाइड ये बदलता है आपका फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में और फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट जो होता है ये बदल जाता है आपका ग्लूकोज में। तो इस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के क्रियाविधि का ये स्वरूप था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे की कक्षाओं में जब तक आप बायोलॉजी की फील्ड में अध्ययन करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी क्लासेस में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे 11th हो 12th हो, BSc की कोई क्लास हो, MSc की कोई क्लास हो या कंपटीशन की कोई क्लास हो, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।